Welcome guys to the channel. So today we are doing editorial analysis for 29th April 2026. So let's let's start with our first topic, which is our accusal test the Delhi High Court failed. अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट में खुद पेश होकर कहा कि जज को इस केस की सुनवाई नहीं करनी चाहिए. उन्होंने इसके पीछे ये बड़े पॉइंट्स रखे. फर्स्ट, पिछली प्रोसीडिंग्स. जज ने पहले इसी केस से जुड़े मामलों में उनके खिलाफ एडवर्स बातें की थी. आइडियोलॉजिकल झुकाव. जज ने अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद के इवेंट्स अटेंड किए हैं जो कि रूलिंग पार्टी की आइडियोलॉजी की तरफ झुकी हुई ऑर्गेनाइजेशन मानी जाती है. फैमिली का कॉन्फ्लिक्ट. जज के बच्चे सेंट्रल गवर्नमेंट के पैनल एडवोकेट्स के तौर पर काम कर रहे हैं. उन्हें केसेस वही सॉलिसिटर जनरल देते हैं जो इस केस में दूसरी साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. एंड फोर्थ पॉइंट इज़ अमित शाह का स्टेटमेंट. होम मिनिस्टर अमित शाह ने एक बयान दिया था जिससे ऐसा लग रहा था कि केजरीवाल हाई कोर्ट में केस हार जाएंगे. ठीक, तो रेक्यूज़ल का लॉ क्या कहता है? इंडिया में रेक्यूज़ल के लिए कोई कोडिफाइड लॉ नहीं है. ये एक एथिकल इशू है. हिस्टोरिकल प्रिंसिपल्स. 19th सेंचुरी में लॉर्ड बोवेन ने कहा था कि जजेस सीजर्स वाइफ की तरह शक से ऊपर होने चाहिए. लॉर्ड हिवर्ट ने कहा था कि सिर्फ जस्टिस होना काफ़ी नहीं है बल्कि जस्टिस होते हुए दिखना भी चाहिए. बेंगलोर प्रिंसिपल्स 2002. इनके मुताबिक जज को हर तरह की इम्प्रॉपर्टी और अपीयरेंस को इम्प्रॉपर्टी से बचना चाहिए. नाउ सुप्रीम कोर्ट के इम्पोर्टेंट डिसीजंस इसको समझते हैं गाइस. रंजीत ठाकुर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1987. ये कहता है कि कोर्ट ने कहा कि जज को अपने मन में नहीं झांकना चाहिए कि क्या मैं बायस्ड हूँ, बल्कि लिटिगेंट के मन से देखना चाहिए. देन पीके घोष वर्सेस जेजी राजपूत 1995. अगर किसी लिटिगेंट को रीजनेबल बेसिस पर लगे कि बायस हो सकता है तो रेक्यूज़ल ही सही रास्ता है. देन दविंदर पाल सिंह भुल्लर 2011. सिर्फ बायस की अपीयरेंस ही जजमेंट को ख़राब करने के लिए काफ़ी है. एक्चुअल बायस होना ज़रूरी नहीं. एंड देन एन जैक केस 2015. कोर्ट ने कहा कि सवाल यह है कि क्या एक फेयर माइंडेड पब्लिक के मन में जज की इम्पार्शियलिटी को लेकर कोई डाउट आएगा. नाउ दिल्ली हाई कोर्ट के डिसीजन पर सवाल. सब्जेक्टिविटी. जस्टिस स्वरण कांता शर्मा ने खुद ही डिसाइड किया कि वो बायस्ड है या नहीं, जबकि उन्हें ये मामले किसी दूसरे जज को देना चाहिए था. जज का आर्ग्यूमेंट. जज ने कहा कि उनके बच्चों पर सवाल उठाना गलत है. जैसे पॉलिटिशियंस के बच्चे पॉलिटिक्स में आते हैं वैसे ही जजेस के बच्चे प्रैक्टिस कर सकते हैं. एंड देन एक्चुअल वर्सेस रीजनेबल बायस. जज ने कहा कि बायस का शक अनफाउंडेड है, लेकिन आर्टिकल के मुताबिक उन्होंने रीजनेबल एप्रीहेंशन जैसे शक की गुंजाइश के सेटेड लॉ को इग्नोर करके एक्चुअल बायस दिखाने की शर्त रख दी, जो कि गलत है. नाउ व्हाट इज़ द करंट स्टेटस. रिजेक्शन 20 अप्रैल 2026 के जजमेंट में उन्होंने रेक्यूज़ल से मना कर दिया. एंड देन बाइकॉट. अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने जज को लेटर लिखकर कहा है कि वो अब उनकी कोर्ट की प्रोसीडिंग्स में हिस्सा नहीं लेंगे. तो गाइस कंक्लूजन ये हुआ कि ये डिसीजन जुडिशियल सिस्टम के लिए एक एम्बेरसिंग प्रेसिडेंट बन सकता है, क्योंकि इसमें एनालिटिकल अप्रोच की जगह सेल्फ डिफेंसिव और एक्यूजेशनल टोन दिखती है. विद दिस वी हैव completed our first topic. Now coming to our second article, which is the Right to Education Act and the idea of social inclusion. सुप्रीम कोर्ट का जनवरी में 2026 जजमेंट ये कहता है कि कोर्ट ने RTE एक्ट 2009 के सेक्शन 12(1) क्लॉज C के मकसद को फिर से सही ठहराया है. इस प्रोविज़न के तहत प्राइवेट स्कूल्स में 25% सीट्स इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन और सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप के लिए रिजर्व होती हैं. नाउ द सिम्बॉलिक ऑब्जर्वेशन इज़, कोर्ट ने कहा कि ये प्रोविज़न इतना पावरफुल है कि एक मल्टी मिलियनर या सुप्रीम कोर्ट जज के बच्चे और एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर या स्ट्रीट वेंडर का बच्चा एक ही बेंच पर बैठकर पढ़ सकते हैं. नाउ की पॉइंट्स समझते हैं. कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रेटजी वर्सेस मिसकंसेप्शन. इक्वालिटी ऑफ स्टेटस. ये कोई सिर्फ एडमिशन का टूल नहीं है बल्कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रेटजी है ताकि सोसाइटी के हर तबके बच्चे एक साथ सीख सकें. नाउ मिसकंसेप्शन. कुछ लोग कहते हैं कि स्टेट अपनी जिम्मेदारी प्राइवेट स्कूल्स पर डाल रहा है. आर्टिकल के मुताबिक ये गलत है. सेक्शन 12(1) क्लॉज C गवर्नमेंट स्कूल्स की वैल्यू कम नहीं करता है, बल्कि प्राइवेट स्कूल्स को भी कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट का हिस्सा बनाता है. नाउ मिसकंसेप्शन 2 क्या है. लोग कहते हैं कि RTE की वजह से गवर्नमेंट स्कूल्स में एनरोलमेंट गिर रहा है.
लेकिन ASER रिपोर्ट 2006 दिखाती है कि प्राइवेट स्कूल दिखाती है कि प्राइवेट स्कूलिंग का जो ट्रेंड है RTE आने से पहले ही शुरू हो गया था, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर क्वालिटी इशू की वजह से। नाउ ग्राउंड रियलिटी समझते हैं एंड ये भी देखते हैं कि क्या डेटा क्या कहता है फ्रॉम प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव। इम्पैक्ट, अब तक 5 मिलियन मतलब 50 लाख से ज़्यादा बच्चे उन स्कूल्स में जा चुके हैं जहां पहले उनकी पहुंच नहीं थी। एंड द रिटेंशन रेट इज़ कि इन बच्चों का रिटेंशन रेट 90% से ज़्यादा है। सोशल बेनिफिट्स, जो कि रिसर्च बाई राव एंड गौतम 2019 कोट करता है कि मिक्स्ड क्लासरूम से बच्चों में जनरोसिटी बढ़ती है, डिस्क्रिमिनेशन कम होता है और प्रो सोशल बिहेवियर मजबूत होता है बिना किसी एकेडमिक नुकसान के। नाउ द चैलेंजेस और रास्ते। हिडन कॉस्ट, प्राइवेट स्कूल्स कई बार यूनिफॉर्म्स, बुक्स और दूसरे मटेरियल के लिए पैसे मांगते हैं, जो गरीब फैमिलीज़ के लिए बोझ है। एंड अनइवन इम्प्लीमेंटेशन, हर स्टेट में इसका असर अलग है। ग्रीवांस रिड्रेसल और लास्ट माइल आउटरीच में अभी भी गैप्स हैं। बेस्ट प्रैक्टिसेस, राजस्थान, गुजरात और दिल्ली ने डिजिटल एडमिशन सिस्टम और मॉनिटरिंग से इस प्रोविज़न को काफ़ी मजबूत किया है। नाउ गाइस, इसको समझते हैं। कंक्लूजन कि सेक्शन 12(1) क्लॉज C ना तो पब्लिक एजुकेशन से पीछे हटना है और ना ही प्राइवेट स्कूलिंग को प्रमोट करना है। ये सोशल इंटीग्रेशन का एक वादा है। स्टेट्स को चाहिए कि वो टाइमली रीइंबर्समेंट करें, हिडन कॉस्ट हटाएं और इंक्लूजन नॉर्म्स को सख्ती से एनफोर्स करें, ताकि इक्वलिटी सिर्फ कागज़ों पर नहीं बल्कि क्लासरूम्स में दिखे। विद दिस वी हैव completed this article 2. Now coming to our next article, which is the false height. The SIR's impact must be factored in before reading turnout figures. Now इस न्यूज़ को कवर करते हैं गाइस, क्योंकि रिकॉर्ड टर्नआउट या मैथ्स का कमाल यहाँ पर समझते हैं। ECI की प्रोविजनल डेटा के मुताबिक वेस्ट बंगाल के पहले फेज में 93.2% और तमिलनाडु में 85.1% टर्नआउट रहा। नाउ स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। इन रिकॉर्ड नंबर्स के पीछे का असली सच SIR है, जिसकी वजह से वोटर लिस्ट से बहुत बड़ी संख्या में नाम डिलीट किए गए। तमिलनाडु, वोटर लिस्ट 10.5% कम हो गई एंड वेस्ट बंगाल में लगभग 13% वोटर्स के नाम हटा दिए गए। द लॉजिक यहाँ पर सिंपल है कि जब टोटल वोटर्स ही कम हो जाएंगे तो वोटिंग परसेंटेज अपने आप इन्फ्लेटेड दिखेगा, क्योंकि जो टोटल वोटर्स है वो डिनोमिनेटर में रहते हैं एंड भले ही असली पार्टिसिपेशन मतलब कि जो न्यूमरेटर है ना बढ़ा हो। तो ग्राउंड रियलिटी क्या है? चेन्नई और वेस्ट बंगाल। चेन्नई का केस, चेन्नई की कॉन्स्टिट्यूंसीज में टर्नआउट 80% के ऊपर दिखा, 20% का जम था जो कि, और वहीं लेकिन असली वोटर्स की संख्या 2021 के मुकाबले लगभग बराबर ही रही एंड लो एब्सोल्यूट इंक्रीज। तमिलनाडु में एब्सोल्यूट टर्नआउट से 27 लाख बढ़ा, जो पिछले साइकिल्स के मुकाबले काफ़ी कम है। इसे लगता है कि लिस्ट से नाम हटाने की वजह से कई असली वोटर्स वोट नहीं दे पाए। एंड देन वेस्ट बंगाल में हमेशा से हाई टर्नआउट की परंपरा रही है, इसलिए इस बार के नंबर्स को सिर्फ डेमोक्रेटिक एंथुसियाज्म कहना मुश्किल है। नो पॉलिटिकल एनालिसिस और इनकम्बेंसी समझते हैं। नो कोरिलेशन। पॉलिटिकल साइंटिस्ट का मानना है कि हाई टर्नआउट का प्रो इनकम्बेंसी या एंटी इनकम्बेंसी मतलब सरकार के खिलाफ से कोई सीधा लेना देना नहीं होता। एंड न्यू प्लेयर्स, तमिलनाडु में लोग इसे एक्टर विजय की पार्टी का असर बता रहे हैं, लेकिन ये कंक्लूजन तब तक सही नहीं है जब तक हम डिनोमिनेटर को ध्यान में न रखें, मतलब बेसिकली द वोटर डिलीशन। नाउ कंक्लूजन गाइस, टर्नआउट परसेंटेजेस को सिर्फ डेमोक्रेटिक एक्साइटमेंट का सबूत नहीं मानना चाहिए। किसी भी मैंडेट पर कंक्लूजन निकालने से पहले ये देखना ज़रूरी है कि इलेक्टोरेट को कैसे तय किया गया था। अगर डिनोमिनेटर गलत है तो परसेंटेज भी मिसलीडिंग हो सकता है। विद दिस वी हैव कवर दिस आर्टिकल। नाउ कमिंग टू आवर नेक्स्ट आर्टिकल विच इज़ बैटल ऑफ विल्स। द US शुड लिफ्ट इट्स ब्लॉकेड सो दैट ईरान कैन ओपन द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये न्यूज़ हमने कल भी कवर की थी, क्योंकि अभी ये कंटेम्प्रेरी करेंट है तो लगभग ये साल भर भी दिख सकता है। नाउ द करेंट सिचुएशन इज़ US और ईरान के बीच एक जंग अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और गल्फ ऑफ ओमान में एक बैटल ऑफ विल्स इरादों की लड़ाई बेसिकली बन गई है। दोनों तरफ से नेवल ब्लॉकेट्स जारी हैं और डिप्लोमेसी रुकी हुई है। कंट्रोल ऑफ वाटरवेज। 28 फरवरी को US और इसराइल के हमलों के बाद से ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होने वाले ट्रैफिक को रोक रखा है।
ईरान इसे तब तक नहीं खोलेगा जब तक यूएस उसके पोर्ट से ब्लॉकेड नहीं हटाता। नाउ डिप्लोमेसी और मीडिएशन का रोल। तो पाकिस्तान का रोल, पाकिस्तान इस पूरे मामले में मीडिएटर का काम कर रहा है। 11 अप्रैल को डायरेक्ट टॉक्स के पहले राउंड इस्लामाबाद में हुए थे। एंड देन अब्बास अराक्ची की विजिट। ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराक्ची हाल ही में पाकिस्तान गए। उन्होंने वाशिंगटन के साथ दोबारा डायरेक्ट बात करने से मना कर दिया। यहाँ पर यूएस का स्टैंड क्या है? यूएस का स्टैंड ये है कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अपने स्पेशल एनवॉयस का इस्लामाबाद ट्रिप कैंसिल कर दिया, जिसमें स्टीव विटकॉफ और जैरेद कुशनर थे। ट्रंप का मानना है कि इकोनॉमिक प्रेशर की वजह से ईरान खुद डील के लिए आगे आएगा। नाउ लेबनान और इसराइल फैक्टर, कॉन्फ्लिक्ट इन लेबनान। ईरान का कहना है कि जब तक इसराइल के हमले लेबनान पर जारी रहेंगे वो बात नहीं करेंगे। एंड सीज़ फायर स्टेटस, हालांकि पेपर पर लेबनान में सीज़ फायर है और ट्रंप ने इसराइल को हमले करने से प्रोहिबिट किया था, लेकिन इजरायली एयर स्ट्राइक्स फिर भी जारी हैं। नाउ फ्रेजाइल शांति, द सिल्वर लाइनिंग, 8 अप्रैल सीज़ फायर। एक अच्छी बात यह है कि 8 अप्रैल को अनाउंस किया गया ईरान सीज़ फायर अभी भी टिका हुआ है। नाउ रिस्ट्रेंट, ईरान ने पर्शियन गल्फ में शिप्स पकड़े हैं और यूएस ने ईरानियन टैंकर सीज किए हैं, लेकिन दोनों साइड ने अभी तक कोई बड़ा मिलिट्री एक्शन नहीं लिया है। नाउ इकोनॉमिक फॉलआउट, यूएस और इसराइल ने ईरान पर 40 दिन तक बॉम्बिंग की, लेकिन कोई स्ट्रेटेजिक फ़ायदा नहीं हुआ। नाउ इस लीगल वॉर की वजह से अब पूरी दुनिया की इकोनॉमी को नुकसान हो रहा है। तो अब आगे का रास्ता क्या है? आर्टिकल सजेस्ट करता है कि डिप्लोमेसी को कामयाब बनाने के लिए दोनों साइड को स्टेप बाय स्टेप चलना चाहिए। जैसे पॉइंट नंबर 1, रेसिप्रोकल डीएस्केलेशन। पहला कदम ये होना चाहिए कि यूएस अपना ब्लॉकेड हटाए और बदले में ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को कमर्शियल शिपिंग के लिए दोबारा खोल दे। नाउ द पॉइंट नंबर 2 इज़ टेंजिबल कंसेशन। यूएस को पुरानी बातों को भूलकर ईरान को कुछ कंसेशन देने चाहिए ताकि कोर इश्यूज़ पर बात आगे बढ़ सके। एंड द पॉइंट थर्ड इज़ रिस्क फॉर ईरान। अगर ईरान कमर्शियल ट्रैफिक को ज़्यादा वक्त तक रोकता है तो वो दुनिया भर में अपनी अंडरडॉग वाली मैच और हमदर्दी खो सकता है। विद दिस वी हैव कवर आवर लास्ट आर्टिकल ऑल्सो फॉर एडिटोरियल। सो वी विल meet in next video guys with more interesting topic. सब्सक्राइब चैनल एंड लाइक एंड ऑल्सो कमेंट करिए कि आपको कैसा लगा।